लो कत्यूरी प्रजा, मेरा नाम ब्रह्मदेव है और मुझे अपनी जनता से कर चाहिए और हर जगह सिर्फ मेरी ही चलेगी। कत्यूरी प्रजा ब्रह्मदेव के शासन से परेशान होकर मदद के लिए झूसी यानी आज के प्रयागराज वाले क्षेत्र में जाती है और झूसी के राजा से मदद की गुहार लगाती है। महाराज, ब्रह्मदेव कत्यूरी का कुमाऊं में बहुत कठोर और अत्याचारी शासन हो गया है। कृपया करके हमें इस अत्याचारी राजा के शासन से मुक्त करें महाराज। ठीक है, मैं झूसी राज्य से तुम्हें एक बलशाली योद्धा सोमचंद देता हूँ। सेनापति सोमचंद को जल्दी से दरबार में बुलाओ। जी महाराज, मैं अभी सोमचंद को दरबार में उपस्थित करता हूँ। महाराज, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। सोमचंद, तुम तुरंत अपनी सेना के साथ कुमाऊं पहुंचो और जनता की मदद करो। ठीक है महाराज। सोमचंद बहादुर और युद्ध कौशल में प्रवीण थे, जहां वो झूसी के राजा के आदेश पर कुमाऊं की तरफ बढ़ जाते हैं और काफी वीरता के साथ कत्यूरी सेना से युद्ध करते हैं। सोमचंद, जिस वीरता से तुमने रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाया, उसने मेरा हृदय जीत लिया है। इसलिए आज मैं अपनी पुत्री से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। सोमचंद, मैं तुम्हें चंपावत में 15 बीघा जमीन देता हूँ। इसके अलावा कुछ भावर का क्षेत्र भी तुम्हारे अधीन होगा। मेरी एकलौती बेटी तुम्हारी हर चीज में साथ देगी, इसीलिए अब हमें विवाह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ब्रह्मदेव कत्यूरी की बेटी चंपा से शादी हो जाने के बाद सोमचंद चंपावत में रहकर अपने चंदवंश की नींव रखते हैं और अपने राज्य के लिए कुछ नियम बनाते हैं। मैं सोमचंद 1025 ईस्वी में चंपावत में चंदवंश की स्थापना करता हूँ और राजबुंगा का यह किला मेरे राज्य की पहली पहचान बनेगा। मेरे इस राजबुंगा किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेपाल के इन 4 योद्धाओं की होगी, जहां आज मैं कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी तुम चारों चरालों को नियुक्त करता हूँ। इसके अलावा मैं राज्य की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के लिए चौथानी ब्राह्मणों की भी नियुक्ति करता हूँ। ये चौथानी ब्राह्मण दीवान, सेनापति और राजनीतिक सलाहकार जैसे ऊंचे पदों में होंगे, जहां ये लोग जोशी, बिष्ट, पांडे और चौबे जाति के होंगे। दोस्तों, चौथानी ब्राह्मण में चौबे ब्राह्मण दीवान यानी मंत्री और वजीर बनते थे। पांडे ब्राह्मण राजगुरु या पुरोहित बनते थे, लेकिन इनमें भी कुछ फर्क होता था। जैसे शिमल्टिया पांडे राजगुरु, देवलिया पांडे पुरोहित और मंडलिया पांडे कारबारी बनते थे। जोशी ब्राह्मण ज्योतिष और परामर्शदाता बनते थे और बिष्ट ब्राह्मण कारदार बनते थे। सेनापति कालू तड़ागी, हमें अपने राज्य का विस्तार करना जरूरी है, इसलिए अब हमें दौनकोट के रावत राजा पर आक्रमण करना पड़ेगा। ठीक है महाराज। आगे बढ़ो, घोड़ों को आगे बढ़ाओ, मारो इन्हें, पीछे मत हटना। दोनकोट के रावत राजा के साथ सोमचंद बड़ी वीरता से लड़ते हैं और इस युद्ध में कालू तड़ागी भी सोमचंद की बड़ी बहादुरी के साथ सहायता करते हैं, जहां सोमचंद रावत राजा को परास्त करके चंपावत के निकट गांव में अपना अधिकार जमा लेते हैं। चंपावत पर अब हमारा बड़ा क्षेत्रफल बन गया है, इसलिए मुझे टैक्स इकट्ठा करने के लिए 4 सयानों की जरूरत है। इसलिए तुम किसी 4 बुजुर्गों को इस पद पर नियुक्त करो। सोमचंद के 4 बुजुर्ग जो सयाने पद में थे, वे सोमचंद के आदेशानुसार गांवों में टैक्स यानी कर मांगने जाते हैं, लेकिन वहां फर्त्याल और मेहरा जाति के लोग उनको डांट के भगा देते हैं। जब सोमचंद को पता चलता है कि फर्त्याल और मेहरा जाति के लोगों ने मेरे राज्य के होते हुए भी ऐसा करा, तो वो उनकी बहादुरी से बेहद प्रसन्न होते हैं और उनसे मिलने जाते हैं और उसके बाद उन्हीं लोगों को अपना नया सयाना बनाते हैं। सोमचंद राजा के नाम पर भी तुमने कर देने से मना कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि तुम साहसी क्षत्रिय हो। आज से मेहरा और फर्त्याल मेरे सयाने बनेंगे। सोमचंद एक मांडलिक शासक थे, यानी वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र राजा नहीं थे और किसी बड़े साम्राज्य के अधीन शासन करते थे। उस समय वे नेपाल देश के डोटी क्षेत्र के महाराज जयदेव मल्ल के अधीन थे और उन्हें नियमित रूप से वार्षिक टैक्स देते थे। नेपाल के डोटी क्षेत्र के महाराज जयदेव मल्ल को मेरा सादर नमन। ये मेरा वार्षिक कर आप स्वीकार करें। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप उत्तराखंड के ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं से निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो नैनीताल मेनिया को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। चलिए अब टॉपिक में वापस आते हैं।
सोमचंद कुछ साल शासन करने के बाद स्वर्ग सिधार जाते हैं और उनके बाद उनका कत्यूरी रानी का बेटा आत्मचंद गद्दी में बैठता है। आत्मचंद के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है और 19 वर्षों का शासन करने के बाद इनके पुत्र पूर्णचंद गद्दी में बैठे। इनको शिकार खेलने का बहुत शौक था। जहां ये शिकार खेलने तराई भावर तक पहुंच जाते थे। ये देवी देवताओं की पूजा बड़ी धूमधाम से करते थे। उसके बाद ये भी 18 वर्ष राज्य करते हैं और परलोक सिधार जाते हैं। फिर इनका पुत्र इंद्रचंद गद्दी में बैठते हैं। आपके रेशम उत्पादन का कार्य बहुत सराहनीय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ रेशम के कीड़े हमें भी दिए जाएं। जल्दी से रेशम का उत्पादन करते रहो, क्योंकि हमें रेशम के कार्य को आगे तक बढ़ाना है। तिब्बत और चीन से भी हमारी मैत्री बढ़ रही है, इसलिए काम बढ़ाते रहो। इंद्रचंद के समय एक शब्द बहुत फैलता था, जिसको पटरंग वाली बोलते थे, जिसका अर्थ झूठी खबर से होता था। असल में इंद्रचंद के समय एक झूठी खबर ऐसी फैली थी कि जो जितना झूठ बोलेगा, रेशम का रंग उतना सुंदर और पक्का होगा। जबकि ये खबर चंद पटुओं ने फैलाई थी, जो कि खुद रेशम का काम करते थे, जहां इस पटरंग वाली शब्द का कुछ भी मतलब ही नहीं था। इंद्रचंद के परलोक सिधारने के बाद इनके पुत्र संसार चंद गद्दी में बैठे और उसके बाद सुधाचंद, हरिचंद आदि बैठे, जिन्होंने 20 से 30 साल राज्य किया। हरिचंद का पुत्र वीणाचंद गद्दी पर बैठा, लेकिन चंद वंश के लिए दुखद साबित हुए, क्योंकि वीणाचंद भोग विलास के प्रेमी थे और राजकाज की तरफ कम ध्यान देते हुए सांसारिक सुखों पर ही लगे रहते थे, जिस वजह से ये 13 वर्षों तक ही राज्य कर सके। इनके भोग विलास के कारण प्रजा कमजोर पड़ चुकी थी। वीणाचंद की कोई संतान नहीं थी और इनके मर जाने के बाद चंद वंश और ज्यादा कमजोर हो गया था, जहां खस राजा बीजर ने इसको बेहतर अवसर समझकर चंद वंश पर हमला कर अपने राज्य का बोलबाला कर दिया। वीणाचंद को पराजित कर खसों ने लगभग 196 वर्षों तक शासन किया। उस दौर में चंद वंश लगभग इतिहास के अंधेरे में खो चुका था। गनीमत रही कि चंद वंश का एक रिश्तेदार वीरचंद, जो खसों के विद्रोह के समय तराई क्षेत्र में जाकर बस गया था, वो जीवित और सक्रिय था। जब चंपावत की चंद प्रजा ने वीरचंद को वापस बुलाने का संदेश भेजा, तो वीरचंद ने ये पुकार सुनी और अपने विश्वास पात्र मुखिया सौण खड़ायन के साथ चंपावत लौट आए, जहां दोनों ने मिलकर खस राजा सौपाल को पराजित करके चंपावत में एक बार फिर से चंद वंश की स्थापना करी। लगभग 200 वर्षों से खोई हुई चंद विरासत को वीरचंद ने फिर से जीवित कर दिया। अगर ये प्रयास ना होता तो शायद चंद वंश का नाम भी इतिहास में गुम हो जाता। सच में वीरचंद और सौण खड़ायन का चंदों के इतिहास में बड़ा योगदान माना गया है। इसके बाद नानकी चंद गद्दी में बैठते हैं और चंद वंश के 17वें शासक बनते हैं। नानकी चंद का विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो नेपाल की सीमाओं को छू रहा अब नेपाल डोटी के राजा अशोक चल रहे हैं। आप तुरंत नानकी चंद पर आक्रमण कीजिए और चंपावत क्षेत्र पर अपना अधिकार कीजिए। नेपाल के डोटी क्षेत्र के शासक अशोक चल नानकी चंद पर हमला कर देते हैं और नानकी चंद को परास्त कर कुमाऊं के काफी हिस्सों में अपना अधिकार जमा लेते हैं। इनका सबूत हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख मिली थी। दोस्तों, नानकी चंद के समय तक चंद वंश सिर्फ चंपावत के आसपास ही फैला हुआ था और इनके राज्य का विस्तार सोमचंद तक फैलाए राज्य तक ही सीमित था। इसके बाद इनके कई पुश्तों बाद त्रिलोक चंद 1266 में गद्दी में बैठे, जिन्होंने चंद वंश का विस्तार किया और फाइनली 6 खाता अर्थात नैनीताल तक इन्होंने चंद वंश को फैलाया। इन्होंने भीमताल झील के आसपास एक किला भी बनाया था, लेकिन 1560 के समय उस किले ने अपना अस्तित्व खो दिया। इनके 2 पुश्तों बाद अभयचंद गद्दी में बैठे, जिन्हें चंदों का इतिहासकार माना जाता है, क्योंकि इन्होंने चंदवंश का इतिहास लिखा और दस्तावेज बनाए। अब अभयचंद के बेटे ज्ञानचंद गद्दी में बैठे और ज्ञानचंद ने भी चंद शासन को भावर और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों तक फैलाया। ये चंद शासन में पहले बार अपने राज्य से निकलकर दिल्ली गए और फिरोज शाह तुगलक से इनकी मुलाकात हुई। दिल्ली जा रहा हूँ, जहाँ फिरोज शाह तुगलक से मिलकर मुझे चंद साम्राज्य का विस्तार करना है। सेनापति नीलू कठायत, मेरा दिल्ली जाने का प्रबंध करो। जी महाराज।
दिल्ली जाते समय इन्होंने आसमान में उड़ रहे गरुड़ पक्षी को मार गिराया था, जो सांप लेकर जा रहा था। इसीलिए तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया और इनके लिए कुछ फरमान भी जारी किया। तुमने उड़ते हुए गरुड़ का शिकार कर दिया जो सांप को लेकर जा रहा था, जिससे तुम्हारे कौशल का पता चलता है। आज से मैं तुम्हें गरुड़ की उपाधि देता हूँ। गरुड़ ज्ञानचंद, मैं एक फरमान जारी करता हूँ कि तुम्हारा अधिकार चंपावत के कुछ भावर क्षेत्र से लेकर भागीरथी गंगा तक रहेगा। यही से ज्ञानचंद गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाने गए। ज्ञानचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। चंद वंश में सबसे लंबा शासन भी ज्ञानचंद ने ही किया, जहां इनका कार्यकाल 45 वर्षों तक रहा। लेकिन अधिक उम्र होने की वजह से ये परलोक सिधार गए और फिर हरिचंद गद्दी में बैठे। दोस्तों, वैसे तो चंद वंशावली में 62 चंद राजाओं ने राज किया है और सभी के बारे में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए अब हम कुछ चंद राजाओं को स्किप करके कुछ महत्वपूर्ण चंद राजाओं की ही बात करेंगे, जिनके बारे में उत्तराखंड हिस्ट्री से लेकर यूपीएससी और उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अब 34वें चंद शासक भारती चंद गद्दी में बैठते हैं, लेकिन ये नेपाल डोटी के राजा को कर देना राज्य के पैसों की बर्बादी और गुलामी समझते थे। इसीलिए ये निर्णय लेते हैं कि हमें डोटी नरेश पर हमला करके डोटी पर विजयी पानी होगी और इस फालतू के कर सिस्टम को बंद करना होगा। हमारे पूर्वज डोटी के राजा को हर बार वार्षिक कर देते हैं, जो गलत है। इसलिए सेनापति, हमें डोटी पर विजय प्राप्त करनी होगी। भारती चंद और उनके बेटे रत्नचंद ने 12 वर्षों तक संघर्ष करके अंततः डोटी पर विजय प्राप्त करी और स्वतंत्र राजा बने। यहाँ से चंद शासकों ने डोटी के राजा को कर देने का सिस्टम खत्म कर दिया। इसके बाद भारती चंद ने जीवित अवस्था में ही अपने पुत्र रत्नचंद को गद्दी में बैठाया और राजपाट इनके हाथों में रखकर अपने महल में सामान्य जीवन जीने लगे। रत्नचंद 1452 में जागेश्वर मंदिर भी गए और मंदिर का जीर्णोद्धार करके जमीनी बंदोबस्ती कानून भी बना। अब 37वें चंद राजा कीर्ति चंद गद्दी में बैठते हैं और गढ़वाल पर हमला करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी चंदवंश का विस्तार करना था। चंदों का गढ़वाल पर यह पहला हमला था, जहां कीर्ति चंद ये युद्ध जीत लेते हैं और देघाट क्षेत्र पर 1 मील का पत्थर रखकर सीमा संधि बना लेते हैं। इसके कुछ वर्षों पश्चात अजयपाल को ये संधि एक संधि नहीं बल्कि चुनौती लगती है और वो केदारनाथ जाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर कीर्ति चंद पर हमला कर देते हैं। इस बार अजयपाल युद्ध जीत जाते हैं और देघाट संधि समाप्त हो जाती है, जहां दोनों राजा एक दूसरे के साथ शांति संधि करते हैं और कुमाऊं गढ़वाल की नई सीमा बनाकर अपने अपने राज्यों में चले जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, जहां महान मुगल बादशाह अकबर का शासन पहाड़ों को छोड़कर भारत में सभी जगह फैल रहा था। इन्हीं के समकालीन भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद का राज्य कुमाऊं में था। ओम अभिषिक्तो असि महाराज की। महाराज बालो कल्याण चंद, मैंने आपकी कुंडली पढ़ी है और शास्त्रों के अनुसार जागेश्वर क्षेत्र के आसपास की जमीन बहुत उत्तम है। यदि आप चंपावत से राजधानी इस क्षेत्र में बनाएंगे तो चंद शासकों से बाहरी लोग ऐसे डरेंगे जैसे बाघ को देखकर डरते हैं। पंडित ने ये क्षेत्र वास्तव में काफी अच्छा बताया। इस आलमनगर क्षेत्र को आज से मैं अल्मोड़ा कहूंगा और यहाँ लाल मंडी किले का निर्माण करूंगा। बालो कल्याण चंद ने 1568 में अल्मोड़ा की नींव रखी और लाल मंडी किले का निर्माण 1570 के आसपास किया। लेकिन समय के साथ साथ उसकी चमक भी फीकी पड़ती चली गई, क्योंकि गोरखाओं के शासन में किले की देखरेख में कमी रही और जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया तो उसी किले का नाम बदलकर फोर्ट मोयरा रखा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 1880 तक आते आते ये किला इतिहास के पन्नों में सिमट गया और आज उसी स्थान पर भारतीय सेना की छावनी मौजूद है। खैर छोड़ो, अब बालो कल्याण चंद में वापस आते हैं। बालो कल्याण चंद ने चंद शासन को फैलाने के लिए एक चालाकी करी, जहां उन्होंने डोटी क्षेत्र के राजा हरि मल्ल की बहन से शादी का प्रस्ताव रखा और दहेज में उन्हें डोटी राजा हरि मल्ल शाही ने पूरा सौर क्षेत्र दे दिया, जिसे आज आप पिथौरागढ़ के नाम से जानते हैं।
अब चंदों की सत्ता केवल चंपावत और अल्मोड़ा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो पहाड़ों को पार कर पिथौरागढ़ तक फैल चुकी थी। बालो कल्याण चंद के बाद उनके बेटे रुद्रचंद गद्दी में बैठे। रुद्रचंद एक साहसी और चंद राजाओं के प्रमुख शासकों में से एक रहे हैं। दिल्ली के सूबा ने तराई भावर का क्षेत्र जब्त कर लिया है, अतः युद्ध करना पड़ेगा। महाराज रुद्रचंद, हुसैन खान टुकड़िया ने भी तराई पर कब्जा कर लिया है। इस युद्ध में तेरा तराई से अधिकार अब खत्म हुआ। अब इस तराई क्षेत्र पर मैं अपने नाम का शहर रुद्रपुर बसाऊंगा। रुद्रचंद ने 1521 में अपने सेनापति के साथ गढ़वाल में भी युद्ध किया, जिसे ग्वालदम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भावर तराई क्षेत्र में जबरन रह रहे मुस्लिम शासकों को मार भगाया और अपने नाम का शहर रुद्रपुर बसाया। अकबर इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन्हें लाहौर बुलाया गया, जहां रुद्रचंद ने 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करी और अकबर के निर्देश पर रुद्रचंद ने नागौर की लड़ाई में मुगलों की तरफ से भाग लिया। रुद्रचंद ने भावर और तराई क्षेत्र में अधिकार कर लिया है। इसका मतलब वो साहसी प्रतीत होता है। सेनापति बीरबल, रुद्रचंद को लाहौर में बुलाओ। जी महाराज। रुद्रचंद, तुम्हें नागौर के युद्ध में जाना है और जोधपुर के चंद्रसेन राव के साथ सेना लेकर युद्ध करना है। इसके कुछ सालों बाद रुद्रचंद ने बीरबल को अपने चंद राज्य का पुरोहित भी बनाया। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल भी बनाया, जिसमें लंबे समय तक डीएम कार्यालय और कचहरी के रूप में प्रयोग होते रहा, लेकिन आज इसको म्यूजियम में बदल दिया है। रुद्रचंद ने 4 ग्रंथों की रचना भी करी, जिसमें उषा रागोदया, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम और त्रैवर्णिक धर्म निर्णय की रचना करी। दोस्तों, इसके बाद रुद्रचंद के बेटे लक्ष्मीचंद गद्दी में बैठे, लेकिन रुद्रचंद का लक्ष्मीचंद से एक और बड़ा बेटा शक्ति सिंह गुसाई थे, लेकिन वो बचपन से अंधे थे। इसीलिए उसने धृतराष्ट्र की तरह अपने छोटे भाई लक्ष्मीचंद को ही गद्दी में बैठा दिया। लेकिन शक्ति सिंह गुसाई अंधे होने के बावजूद भी बुद्धिमान थे। उन्होंने जिलों और क्षेत्रों के माप की व्यवस्था करी, जिन्हें आज आप मुट्ठी और नाली शब्दों से जानते हैं। इस मापन पद्धति का श्रेय शक्ति सिंह गुसाई को ही दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको लक्ष्मीचंद पर भी एक चीज याद रखनी है कि जब लक्ष्मीचंद ने 8वीं बार गढ़वाल पर हमला किया तो गढ़वाल में काफी लूटपाट भी करी। उसके बाद लक्ष्मीचंद के सेनापति गैड़ा सिंह ने गढ़वाली सेनापति खतर सिंह को मार दिया था और अल्मोड़ा तक जल्दी खबर पहुंचाने के लिए लोग मसाल लेकर भागने लगे और जीत का संदेश देने लगे। तब से लक्ष्मीचंद की ये जीत कुमाऊं में एक त्योहार बन गई, जिसे आज हम खतरवा नाम से जानते हैं। अब हम चंद वंशावली को थोड़ा और आगे स्किप करते हैं और अंतिम के बचे हुए खास चंद शासकों के बारे में संक्षेप में जानते हैं। बाज बहादुर चंद शासकों में से एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चंद वंश का विस्तार किया और कई जगह मंदिर, नौले और देवाल बनाए। इन्होंने भवाली में घोड़ा खाल मंदिर का निर्माण किया, भीमताल झील के बगल में भीमेश्वर मंदिर का निर्माण किया और पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण किया। बाज बहादुर चंद ने लोगों के काम के अनुसार पद भी बनाए, जैसे पानी भरने वाले पनेरू बने, बेलपत्र लाने वाले बेलवाल बने, फूल लाने वाले फुलेरा बने, ओला गिरने पर थाली बजाने वाले ओली बने और मठों की रक्षा करने वाले मठपाल बने। बाज बहादुर चंद ने अपने नाम का शहर बाजपुर भी बनाया। औरंगजेब ने बाज बहादुर चंद को धमकी भी दी थी कि वो शहजादा सुलेमान शिकोह को अपने राज्य में पनाह ना दे, वरना मुगल सेना तराई क्षेत्र छीन लेगी और कुमाऊं उजाड़ देगी। इसी डर से बाज बहादुर चंद ने सुलेमान शिकोह को अपने राज्य गढ़वाल भेज दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है, तो एक बार फिर से सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने नैनीताल मीनिया को फॉलो और सब्सक्राइब किया है कि नहीं। यदि अभी भी नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाज बहादुर चंद के बाद कई चंद शासक गद्दी में बैठे, जिन्होंने अपने अपने शासन के दौरान कई धार्मिक कार्य और नियम बनाए। चंद शासकों में अभी तक सबसे स्वर्णिम काल जगत चंद का रहा, क्योंकि इस दौरान राजकोष धन दौलत से भरा पड़ा था। इसके बाद चंद वंशों में धीरे धीरे घरेलू लड़ाइयाँ, भोग विलास, नए उत्तराधिकारी बनने की इच्छा और अस्थिर नीतियों के चलते धीरे धीरे चंद वंश टूटने लगा।
इसके बाद कई चंद शासकों के बाद दीपचंद गद्दी में बैठे, जिनका सेनापति हर्षदेव जोशी था। दीपचंद ने ही चंद शासन को खत्म किया, क्योंकि वो राज्य के निर्णय खुद से नहीं बल्कि अपने सेनापति हर्षदेव जोशी से लिया करता था। इसीलिए हर्षदेव जोशी धीरे धीरे पावरफुल बन गया और दीपचंद बस नाम का खोखला राजा बना बैठा था। ये चीज मोहन चंद को पसंद नहीं आई और वो छल से राजा बना और हर्षदेव जोशी के साथ साथ उसने दीपचंद को जेल में डाल दिया। दीपचंद तो जेल में मर गया, लेकिन हर्षदेव जोशी जेल से भाग गया और गढ़वाल के राजा ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, जहां ललित शाह ने मोहन चंद को परास्त कर अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया। कुमाऊं के इतिहास में प्रद्युम्न शाह एकमात्र ऐसे शासक बने जिन्होंने एक साथ गढ़वाल और कुमाऊं पर शासन किया। इसके बाद चंद शासन लगभग खत्म ही हो गया था। गढ़वाल के जयकीर्ति शाह ने अल्मोड़ा को लेकर प्रद्युम्न शाह से युद्ध किया, क्योंकि वो प्रद्युम्न शाह से चाहते थे कि अल्मोड़ा को गढ़वाल में प्रशासनिक रूप से डाल लिया जाए। लेकिन प्रद्युम्न शाह ने जब मना किया तो उन्होंने खुद अपने शासक के साथ युद्ध किया। इसमें तो जयकीर्ति शाह हार गए, लेकिन गढ़वाल में काफी लूटपाट हो गई, जिसे 1785 का जोशियाणी कांड कहा जाता है। इसीलिए प्रद्युम्न शाह, जो खुद गढ़वाल के थे, उन्होंने गढ़वाल की प्रजा का ध्यान देने के लिए प्रद्युम्न शाह कुमाऊं छोड़कर वापस गढ़वाल चले गए और खाली पड़े चंद प्रजा पर उन्होंने कुछ भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और गढ़वाल ही रहने लगे, जिससे मोहन चंद, जो ललित शाह के द्वारा परास्त हो गए थे, वो दोबारा कुमाऊं आते हैं और हर्षदेव जोशी को परास्त कर वापस से चंद वंश की नींव रखते हैं और 2 बार चंद राजा बनते हैं। कुछ सालों बाद हर्षदेव जोशी धोखे से मोहन चंद की हत्या करा देते हैं और शिवचंद को गद्दी में बैठाते हैं, जो फिर से दीपचंद की तरह नाम का राजा बना रहा, क्योंकि असली पावर तो हर्षदेव जोशी के पास थी। बस यही सेचंद वंश अब पूर्णतया खत्म होने वाला था, क्योंकि शिवचंद के बाद 62वें आखिरी चंद शासक महेंद्र चंद गद्दी में बैठते हैं। लेकिन महेंद्र चंद के समय चंद वंश अस्थिर था और चंद वंश में राजनीतिक संकट बने हुए थे। इस चीज का लाभ उठाते हुए हर्षदेव जोशी, जो कि दीपचंद के सेनापति थे लेकिन चंदों द्वारा सेनापति पद से हटाए हुए और युद्ध में परास्त होने के अपमान का बदला लेने के लिए, वो एक बार फिर से नेपाल के गोरखाओं को कुमाऊं पर हमला करने का आमंत्रण देते हैं, जहां गोरखा राजा रण बहादुर शाह पहले से कमजोर पड़े। महेंद्र चंद को 1790 ईस्वी में हवलबाग युद्ध में परास्त कर देते हैं, जहां चंद वंश अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और कुमाऊं में गोरखा शासन शुरू हो जाता है। एटकिंसन साहब यहाँ हर्षदेव जोशी को गद्दार और कुमाऊं का विभीषण कहते हैं। वही इतिहासकार हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं, जिसने कुछ चंदो शासकों को अपनी मर्जी से बैठाया और शासन करवाया। तो दोस्तों, यही कहानी थी कि कैसे सोमचंद से शक्तिशाली चंदवंश का उदय हुआ और महेंद्र चंद के आते आते कमजोर पड़े चंदवंश का किस तरह से पतन हुआ। करीब 700 वर्षों तक कुमाऊं पर शासन करने वाला चंदवंश अंततः गोरखाओं के आक्रमण के बाद इतिहास के पन्नों में सिमट गया। चंद शासक केवल योद्धा ही नहीं थे, वे साहसी, दूरदर्शी और कुशल प्रशासक भी थे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि 1700 के बाद की चंद पीढ़ियां शासन को उसी समझदारी से नहीं चला सकीं, जिसकी वजह से ये शक्तिशाली वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। अगर उस दौर में नेतृत्व मजबूत रहता तो शायद चंद शासन का अंत इतना जल्दी नहीं होता। अभी भी कुमाऊं में कुछ चंद जातियां निवास करती है। यदि आपकी जाति भी चंदवंश से आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का श्रेय नैनीताल मेनिया के ओनर संदीप को दिया जाता है। इन्होंने चंदवंश का गहन अध्ययन कर इस इतिहास को इतने सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया ताकि देखने वाला हर बात आसानी से समझ सके और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में चंद शासन से जुड़े सवालों को आत्मविश्वास के साथ लिख सके। दोस्तों, चंदों के बाद कुमाऊं में गोरखा शासन कैसा था और गोरखाओं ने शक्तिशाली गढ़वाल पर कैसे शासन किया, कैसे अंग्रेजों का उत्तराखंड में आवागमन हुआ जिससे गोरखा शासन फिर खत्म हुआ,
ये सब जानने के लिए आप उत्तराखंड में गोरखा शासन बाय नैनीताल मेनिया की इस वीडियो को जरूर देखना। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो इतनी अच्छी है कि गोरखा शासन की पूरी तस्वीर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जहां आपके सारे डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।